वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और जब कभी भी हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उन सभी को पहले वीडियो में ही आपको बताया जाता है। जिस प्रकार जब हम एक मकान बनाते हैं तो जो नींव होती है मकान की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर नींव कमज़ोर हो गई तो आपको पूरा मकान कमज़ोर हो सकता है। उसी प्रकार जब हम लोग किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो उसका जो पहला पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो गई तो आपको पूरा चैप्टर फिर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों आज हम इस वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक है चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बाद व्यापक रूप क्या होता है और रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं। तो बच्चों इन सभी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों पहले हमारी जो आज का टॉपिक है वो है चर। अब ये चर क्या होता है? तो बच्चों चर राशि जो होती है वो एक ऐसा मान होता है जो निश्चित नहीं होता, यानी जिसका मान निश्चित नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? चर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A, B, C, D, X, Y, Z, ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के चर हैं क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं है, इनका मान फिक्स नहीं है। ठीक है, आप देखो कभी कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में 10 आ जाता है, किसी में 20 आ जाता है। यानी हर एक क्वेश्चन में जो x, y, z होते हैं इनके मान बदलते रहते हैं, यानी इनके मान किसी भी क्वेश्चन में फिक्स नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? चर है। ठीक है, जिनका मान निश्चित नहीं होता उन्हें हम चर बोलते हैं। और बच्चों अब अचर क्या होता है? जस्ट चर का अपोजिट, जिनका मान निश्चित होता है बच्चों, जिनका मान निश्चित होता है उसे हम अचर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 5, 10, 12, 15, तो ये सब क्या है? ये सभी चर हैं क्योंकि इनके मान कभी नहीं बदलते। 2 हर क्वेश्चन में 2 ही रहेगा, 5 को आप 5 ही बोलोगे, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, हर एक क्वेश्चन में 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 15 की वैल्यू 15 रहेगी। तो बच्चों ये सब क्या है? अचर हैं। यानी हम कह सकते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें बच्चों हम अचर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चर और अचर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों हमारी जो तीसरा अच्छा पॉइंट है वो क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो उससे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो समीकरण क्या होता है, आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था बहुपद क्या होते हैं, बहुपद व्यंजक क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक 2x + 7y। अब ये क्या है बच्चों? यह एक प्रकार का भी बहुपद है, यह एक प्रकार का व्यंजक है जिसे हम लोग बहुपद व्यंजक बोलते हैं। और इसकी तुलना, अगर इसी की तुलना हम किसी संख्या से कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 5y = 2x + 3। ठीक है, यानी हमने क्या किया, आपके सामने यह एक बहुपद व्यंजक था और इसकी तुलना हमने किससे कर दिया? 20 से कर दिया, या फिर एक बहुपद व्यंजक की तुलना हमने दूसरे बहुपद व्यंजक से कर दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है? सिंपली हमारे पास एक बहुपद व्यंजक था और इसकी तुलना यानी इसके बराबर में हमने क्या लिख दिया? एक संख्या लिख दिया, या फिर संख्या की जगह हमने एक दूसरा बहुपद लिख दिया।
ठीक है, तो इसे अब हम क्या कहेंगे बच्चों, समीकरण कहेंगे। और बच्चों अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमारे पास एक मान लीजिए ये व्यंजक है 2x + 5, और इसके साथ अगर हम इक्वल का साइन प्रयोग कर दें तो यह क्या बन जाएगा, यह एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, यानी बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप किसी भी व्यंजक में इस प्रकार का साइन देखो, बराबर का साइन देखो, तो आप क्या बोलोगे कि यह एक समीकरण है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x² + 3x + 2, अभी क्या है, अभी यह एक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया, अब ये क्या हो गया बच्चों, यह एक समीकरण बन गया। तो बहुत सिंपल तरीका है हमें समीकरण को पहचानने का। व्यंजक और समीकरण में अंतर बस इतना होता है कि भाई अगर व्यंजक रहेगा तो उसमें इक्वल का साइन प्रयोग नहीं किया जाता, और अगर समीकरण होगा तो उसमें इक्वल का साइन प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों तीसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक वर्ड है चर और एक वर्ड है रैखिक समीकरण। तो चर क्या होते हैं वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, जो भी x, y, z, a, b, c, d होते हैं ये क्या कहलाते हैं, चर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा है समीकरण 2x + 5। ठीक है, अभी ये व्यंजक है, अभी मैंने आपको बताया, अब ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब यहां पर देखो आप कितने चर और कितने अचर हैं। यहां पर 2 क्या है, एक अचर है, 5 क्या है, एक अचर है, और x क्या है, ये एक चर है। यानी इस समीकरण में कुल कितने चर का प्रयोग किया गया है, इस समीकरण में कुल एक ही चर का प्रयोग किया गया बच्चों। ठीक है, तो ये एक चर वाला हो गया। अब यहां पर एक वर्ड आया है रैखिक। तो बच्चों रैखिक क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि x की घात हम चेक करेंगे। यहाँ पे x की घात क्या है बच्चों, अगर x की घात कुछ नहीं दिख रही है तो हम उसे 1 मानेंगे। ठीक है, और जब भी किसी भी बहुपद की यानी जब भी किसी समीकरण की घात 1 होगी तो बच्चों हम उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। जब भी किसी समीकरण की जो घात होगी वो 1 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अब अगर इसी समीकरण को हम इस प्रकार लिख दें 2x² + 5, तो बच्चों अब यहाँ पे देखो x की घात, क्योंकि चर क्या है, x है, तो चर की घात देखो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यह एक रैखिक समीकरण नहीं होगा, यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। और मैंने अभी आपको बताया कि रैखिक समीकरण होने के लिए जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यह रैखिक समीकरण नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 5y = 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5y = 0 अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये एक प्रकार का समीकरण हो गया। अब ये रैखिक समीकरण है या नहीं, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत हम चर जो यहाँ पे है उसकी घात देखेंगे। तो 5 यहाँ पर है और y है, तो 5 क्या है, 5 एक अचर है और y क्या है, चर है। तो y की घात कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखो 1 है, और हमने अभी आपको बताया अगर घात 1 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। हम एक ही चीज को बार बार बच्चों इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी इस चीज को अपने मुंह से बार बार बोलो वीडियो देखते समय। ऐसा नहीं कि आप वीडियो ऑन किए हो और चुप बैठे हो, आपको हमारे साथ साथ भी बोलना है। जितना आप बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, तो मैं कई बार इसीलिए चीजों को रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके मन में अच्छे से बैठ जाए, आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो सारी चीजों को हमें ऐसे पढ़ना होगा कि हम उसे पढ़ते रहें और वो समझ में आती रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये एक रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चर लिखा हुआ है, आपको चर अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस समीकरण में क्या खासियत होगी बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y + 3x = 5। ठीक है,
अब ये एक प्रकार का समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह प्रयोग में लाया गया है, इसीलिए यह एक समीकरण हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस समीकरण में आपके सामने ये जो समीकरण दिख रहा है बच्चों, इसमें कितने चर और अचर प्रयोग किए गए हैं। तो 5 क्या है, 5 बच्चों अचर है, y क्या है, चर है, 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। ठीक है, आप चर और अचर में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है। जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे अचर हैं, और जो ABCD XYZ होते हैं ये सारे चर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने इस समीकरण में देखा तो एक हमें चर यहाँ दिखा और एक चर यहाँ दिखा, यानी हमें कितने चर यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 चर दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2 चर दिख रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्योंकि y की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे भी कितनी है, x की घात 1 है। ठीक है, एक और समीकरण हमने लिखा यहाँ पे 10x + 3y = 0। अब बच्चों यहाँ भी देखो x की घात कितनी है, 1 है, y की घात कितनी है, 1 है। तो जब यहाँ पर दोनों चरों की घात 1 1 है तो हम इसे बोलेंगे कि यह एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। क्योंकि 1 घात है तो उसको रैखिक बोल देंगे, और 2 चर प्रयोग किए गए हैं तो इसे 2 चर बोल देंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है बच्चों, वो है व्यापक रूप। अब ये व्यापक रूप क्या होता है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो बच्चों 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी रेखा के लिए a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये आपका व्यापक रूप होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण अपने व्यापक रूप में लिखा गया है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर a1 a2 बच्चों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, पूर्णांक है। और xy दोनों जगह क्या है बच्चों, यहां पर ये चर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद बच्चों जो व्यापक रूप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज होती है वो क्या होती है कि इनके जो चिन्ह होंगे, जैसे यहाँ पर a1x और b1y के बीच में जो चिन्ह होगा ये धनात्मक होगा। इसी प्रकार जो b1 और c1 के बीच में चिन्ह आपको दिखेगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसी प्रकार a2 b2 के बीच में जो चिन्ह होगा वो भी धनात्मक होगा, और b2 c2 के बीच में जो चिन्ह होगा वो भी धनात्मक होगा। और साथ में इक्वल के उस तरफ यानी बराबर की दूसरी तरफ राइट साइड में बच्चों हमेशा क्या दिखेगा, आपको 0 दिखेगा। तो इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना है अगर किसी समीकरण को हम उसके व्यापक रूप में लिखते हैं तो। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूं, इनके बीच में चिन्ह होता है a1 b1 के बीच में वो धनात्मक होगा, b1 c1 के बीच में जो होगा वो भी धनात्मक होगा। इसी प्रकार a2 b2 और b2 c2 के बीच में जो चिन्ह होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसके बराबर में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापक समीकरण को हम किस रूप में लिखते हैं। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, इसको देख के आप और अच्छे से समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे लिखा 2x + y - 3 = 0। क्या ये अभी व्यापक रूप में है बच्चों? तो आप बोलोगे नहीं, ये अभी व्यापक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जितने भी साइन आप प्रयोग में लोगे वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। बट यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव साइन है। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना दें? तो बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओ और इसे ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, बस सिंपल सा।
अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये प्लस हो गया और ये 3 को हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से यही बन जाएगा। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, ओपन करोगे, तो ये फिर से यही प्राप्त हो जाएगा। यानी बस हम इसे व्यापक रूप में लिखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि सर ये व्यापक रूप में लिखा है, क्योंकि व्यापक रूप की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और बराबर में शून्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बराबर में शून्य, ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, बराबर में शून्य। तो यह एक व्यापक रूप है। ठीक है, इसी प्रकार एक और समीकरण लिखते हैं यहाँ पे हम 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब ये बताओ ये व्यापक रूप में है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ये भी अभी व्यापक रूप में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके चिन्ह कैसे होने चाहिए बच्चों, धनात्मक होने चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखो पहली गलती, यहाँ पे ऋणात्मक है और बराबर में क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको पहले व्यापक रूप में बनाएंगे। तो व्यापक रूप में बनाने के लिए a1 b1 और बगल में c1 होना चाहिए। तो जो 8 दूसरे पक्ष में है उसको पहले इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y और ये प्लस 8 है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अभी भी क्या गलती है कि भाई यहाँ पे ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, 5x प्लस -3y प्लस -8y इक्वल टू 0। अब ये बन गया बच्चों व्यापक रूप में, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इसको प्लस बना दिया है और माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया है, और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फिर से ऐसा ही रूप ले लेगा। यानी बस हम लोगों ने व्यापक रूप में इसको लिखने के लिए इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैखिक समीकरण का आलेख। समीकरण का हम लोग आलेख कैसे खींचते हैं, तो देखो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया, ax प्लस by प्लस c यह एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, और रैखिक समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था a1x b1y प्लस c1, a2 b2 और c2, तो वो दो रेखाओं के लिए था। ठीक है, और ये एक रेखा के लिए है ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो बच्चों ये क्या बताता है, यह जो समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है यह एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा को बताता है। किसको बताता है बच्चों, सीधी रेखा को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सीधी रेखा बनाया, ये जो समीकरण है वो इस रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों ये जो रेखा है इसके मैंने बीच बीच में मान लो कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने बिंदु ले लिया, ये तो ये बिंदु क्या बता रहे हैं, तो बच्चों ये बिंदु जो है ये x और y के मान बता रहे हैं। ठीक है, x और y के मान बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो एक रेखा होती है वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, उसमें कई बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग बिंदु हैं ये सभी क्या है, ये x y के मान होते हैं। ठीक है, और ये जो समीकरण होता है ये किसको बताता है, एक रेखा को बताता है। अगर हमें किसी भी रेखा का आलेख खींचना है तो कम से कम हमें दो बिंदु उसके लिए चाहिए रहते हैं, यानी x y के दो दो मान चाहिए। दो मान क्यों चाहिए होते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने मान लो लिखा यहाँ पे a। ठीक है, एक बिंदु a हो गया। अब अगर आपको यहां से एक रेखा खींचनी है, आपको ऐसे एक रेखा खींचनी है तो दूसरा बिंदु भी तो चाहिए, तभी तो आप वहां तक खींच पाओगे। अगर आपको दूसरा बिंदु नहीं पता होगा तो आप कैसे रेखा खींचोगे, ये देखो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि भैया दूसरा बिंदु है हमारे पास, मान लो वो बी बिंदु है, तो आप सिंपली यहां से यहां तक रेखा खींच दोगे। ठीक है, यानी बच्चों हमें अगर आलेख खींचना है तो सिंपली कम से कम हमें x y के दो मान ज्ञात करने होंगे, एक मान यहाँ के लिए और एक मान दूसरी जगह के लिए, तभी तो एक जगह से लाइन खींचे दूसरी जगह आप उससे रोकोगे। एक रेखा के लिए आलेख खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है x प्लस y इक्वल टू 2। अब इसका अगर हमें आलेख खींचना है तो किस प्रकार से खींचेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर हम सबसे पहले x यहाँ पे क्या रख देंगे,
0 रख देंगे। अब बच्चों x की जगह पे यहाँ पे 0 रख दिया हमने और y इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, एक बार हमने x का मान 0 रखा, अब एक बार क्या रख देंगे हम, y का मान 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 रखने पर, तो अब हमने y का मान 0 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 2 इक्वल टू x इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। यानी हमें दो मान मिल गए, एक मान यहाँ पे मिल गया बच्चों x का मान xy। ठीक है, हमेशा x को पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हमें x लिखना रहता है, बाद में y। तो बच्चों यहाँ पे x का मान कितना है, 0 और y का मान कितना है बच्चों, 2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या रखा, x y का मान। तो बच्चों यहाँ पर x का मान क्या आया है, 2 आया है और y का मान क्या है, 0 है। ठीक है, एक बार फिर से हम इसे देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस वाई इक्वल टू 2 का आलेख खींचिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x की जगह पे बच्चों 0 रख दिया, और जैसे हमने x की जगह पे 0 रखा तो क्या हो गया, 0, क्योंकि x की जगह पे 0 रखना है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 2। अब y यहाँ पे 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें किस रूप में लिखना होता है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई में x का मान कितना है, 0, इसीलिए यहाँ पे 0x का, y का कितना है, 2, तो बच्चों y का मान 2 हो गया। इसी प्रकार से फिर आगे हमने क्या किया, एक बार x को 0 रख दिया, अब हम क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे। तो यहाँ पे हमने y की जगह 0 रख दिया, तो x प्लस 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब फिर से देखो, हमें किस रूप में मान लिखना रहता है, x प्लस y के रूप में लिखना रहता है, और x क्या है इस बार, देखो 2 है, तो x यहाँ पे हो गया 2 और y कितनी है, 0। तो इस प्रकार से हमने x और y के दो मान ज्ञात कर लिए। अब इसको अगर हमें आलेख खींचना है बच्चों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रकार से क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे दो, जिसमें हम लोग ये जो पट्ट रेखा होती है, जो लेटी वाली रेखा होती है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, x अक्ष, क्या बोलते हैं, x अक्ष। ठीक है, और जो ये खड़ी रेखा होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, y अक्ष। ठीक है बच्चों, जो ये क्षैतिज रेखा होती है इसको एक्सिस बोलते हैं, जो खड़ी होती है उसे हम लोग y अक्ष बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरफ उधर हम x लिखते हैं, इधर आप x डैश लिख सकते हो, और उसी प्रकार ऊपर y है तो नीचे y डैश लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो x अक्ष होता है वो राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही आप और आगे तक लिख सकते हो। इसी प्रकार बच्चों इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, एक्स अक्ष जो होता है वो राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, इसी प्रकार जो y अक्ष होता है ये ऊपर की तरफ धनात्मक होता है और नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस टाइप का चतुर्थांश बना लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, जिसमें ये वाला जो भाग रहता है बच्चों वो x y दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये x अक्ष को बताते हैं ना, तो ये देखो x क्या है, पॉजिटिव है, इसमें x वाली लाइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और y लाइन भी क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हम इसको प्लस प्लस वाला चतुर्थांश बोलते हैं, यानी धनात्मक चतुर्थांश। ठीक है, जब हम इसमें लिखेंगे तो पहले क्या लिखाता है बच्चों, x, इसके बाद y लिखाता है ना, तो देखो x वाला मान इसके लिए ये वाला बॉक्स जहां से बना हुआ है, ये वाला बॉक्स इससे बना है ना, ये और ये वाला लाइन से, इन दोनों लाइन से बना है, तो ये लाइन क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ऊपर क्या है, धनात्मक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो आपका तृतीय चतुर्थांश होता है ये x y, इसमें देखो x भी नेगेटिव है,
ये वाला पार्ट भी निगेटिव है और नीचे जो आया है y वो भी निगेटिव है, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है ये किससे बना है, इन्हीं दोनों रेखाओं से मिलकर बना है, इससे और इससे, और दोनों क्या है निगेटिव, तो इसे हम माइनस माइनस बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ये जो चतुर्थ वाला भाग होता है ये किससे बना है, पहले x और y लिखेंगे। तो x क्या है, देखो यहाँ पे धनात्मक है, ये धन हो गया, y किससे है, माइनस है, यानी ऋणात्मक हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 2 जो क्वेश्चन था उसका आलेख खींचना था, और इसमें दो हमारे पास मान ज्ञात थे। पहला कौन सा था, 0 और 2, और नीचे 2 और 0। तो बच्चों यहाँ पर पहले ये लाइन खींचेंगे, तो x पे 0 और y पे 2, यानी हमें x पे 0 कदम चलना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, x पे हमें कितना चलना है बच्चों, 0 कदम चलना है। कितना चलना है, 0 कदम चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पे 0 जाएंगे, यानी 0 का मतलब कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं जाना है, तो हम x पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि देखो ना भाई यहाँ 0 लिखा है, और y का मान कितना है, 2 है, तो y पे कितना जाना है बच्चों में, 2 जाना है, यानी 1 2 ये, क्योंकि y क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी वाली रेखा को y बोलते हैं और क्षैतिज को x बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यानी हमारा जो बिंदु होगा वो कहाँ होगा, 0 2। ठीक है, समझ में आ गया। आपको फिर से बता दे रहे, हम यहाँ पर कोई बिंदु क्यों नहीं लिए, क्योंकि x का मान 0 है, यानी x नीचे है, तो नीचे का मान 0 हो गया, तो नीचे हमें जाना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा बिंदु था वो कौन है बच्चों, 2 और 0, यानी यहाँ पर x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 0 है। तो इस बार हम x पे चलेंगे, और कितना चलेंगे, 2 कदम चलेंगे। कितना चलेंगे, 2 कदम चलेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 1 2, यानी x पे हम 2 कदम चलेंगे। ठीक है, और y पे क्या हमें चलना है, y का मान कितना है, 0 है, तो y पर हम 1 कदम भी नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि y का मान 0 हो गया। जिस प्रकार यहाँ पर x का मान 0 था तो हम x पर नहीं गए थे, उसी प्रकार बच्चों इस बार y का मान 0 है, तो y पर ऊपर की ओर हम नहीं जाएंगे, तो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2 0। अब अगर हमें इसके लिए लाइन खींचनी हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रकार से हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये बिंदु A हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम किसी भी दिए हुए समीकरण की एक आलेख खींच सकते हैं। बच्चों हमारा आलेख से संबंधित सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सेम ये क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो बच्चों जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, क्योंकि x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस y इक्वल टू 4। इसके बाद क्या होगा, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 प्लस y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, यानी x और y का मान क्या हो गया, 0 और 4 हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम अब क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर 2x प्लस y है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 0 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 0 आप इसी संख्या में ऐड करोगे तभी कोई मान बदलता ही नहीं है, तो 2x इक्वल टू 4। अब बच्चों यहाँ पर x और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है, तो क्या हम मानेंगे, गुणे का, और जब गुणे को पक्षांतर करते हैं बच्चों तो भाग बन जाता है, तो ये 4/2 हो जाएगा, इसे काट दोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितने मान मिले, x y के x y, तो बच्चों x की जगह पे 2 आया है, y की जगह पे 0 है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास दो मान हमें मिल चुके हैं, एक है 0 और 4 और एक है 2 और 0। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चों आप यहाँ पे 0 ही रखो, आप कोई भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, और कितने भी इसके आंसर निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि आप 2 ही निकालो, कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपली आपको केवल कम से कम 2 मान निकाले रहते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा और आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें एक आलेख खींचने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 मानों की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर भी 2 मान निकाल लिया। अब हम इसे इस पे प्रदर्शित करेंगे, तो 0 और 4 लिखा है, यानी x की वैल्यू कितनी बच्चों, 0 है, तो हम x पर नहीं जाएंगे, और y की बच्चों कितनी है, 4 है, तो y पर 4 कदम चलेंगे ऊपर की ओर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 4, क्योंकि सबसे पहले हम x का मान लेते हैं और x यहाँ पे 0 है। इसी प्रकार बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 2 0, तो x पे कितना जाना है, 2 जाना है, x पे 2 चलेंगे, यानी यहीं पे हमें फिर से आना पड़ेगा, और y का मान कितना है, 0 है, तो हम क्या कर देंगे, y पे नहीं जाएंगे क्योंकि 0 है। सिंपली यहाँ से एक बिंदु हमारे ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा, इसको दोनों को हम लोग मिला के एक रेखा खींच देंगे, ये a और ये
बी। ठीक है, इस प्रकार हम इस रेखा के लिए हमने यहाँ पर एक आलेख खींच दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको बताया है आलेख से संबंधित, और इन सभी 5 हम लोगों ने कवर किया इस वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369937331 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल बच्चों।